गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस संसार में फैले भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि 10th क्लास के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं 10th क्लास में हमने दोनों बुक्स कवर कर लिए, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। अब बात करते हैं इसकी राइटिंग सेक्शन की और ग्रामर सेक्शन की। तो राइटिंग सेक्शन में आज हम सबसे पहले राइटिंग सेक्शन की बात करने वाला हूँ आपसे कि जो राइटिंग सेक्शन होती है उसमें जो मेन चीज है वो आते हैं हमारे पैसेजेस। क्या पैसेजेस? पैसेजेस बेटा वही बच्चा कर सकता है जिसको तीन चीज क्लियर होगी, क्योंकि जब हम पैसेज को सॉल्व करते हैं तो उसमें तीन चीजें हमारी जस्टिफाई की जाती है। क्या होती हैं वो तीन चीजें? सबसे पहले तो रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल, ठीक है। सेकंड जो होती है वो है अंडरस्टैंडिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल। थर्ड जो होती है वो होती है आपकी राइटिंग स्किल। देखिए, जब आपको पैसेज दिया जाता है तो आपकी तीन चीजें जस्टिफाई की जाती है कि भाई आपकी जो सबसे पहले रीडिंग स्किल, क्योंकि अब पैसेज आपके जो बच्चे 9th 10th 9th से अबव इवन 8th में भी आई थिंक पैसेजेस जो है वो 6th क्लास से स्टार्ट कर देने चाहिए। इसका एक लॉजिकल रीजन होता है क्या कि एवरी स्टूडेंट शुड कीप वन पॉकेट डिक्शनरी इन हिज और हर पॉकेट। सबसे पहले आपको अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए इन तीन चीजों को डेवलप करने के लिए एक पॉकेट डिक्शनरी अपने पास रखनी होगी। पॉकेट डिक्शनरी रखने से आपकी जो वोकैबुलरी है या आपका जो शब्दकोश है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि कई पैसेजेस में आपने देखा होगा कि सिनोनियम या एंटोनियम पूछा जाता है, या फिर ये पूछा जाता है which word has the same meaning given in the passage। तो एट मींस सिनोनियम ही वो आपसे पूछ रहा है, तो उन सिनोनियम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग या रूप पता है। वो कब पता चलेगा? जब आपकी वोकैबुलरी जो शब्दकोश है वो ज्यादा बढ़ेगा। अब शब्दकोश कब बढ़ेगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा शब्दों को सीखेंगे। कैसे? जैसे आप एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं, भाई रोज नहीं पढ़ सकते तो आप एक न्यूज़पेपर को एक महीने पढ़ सकते हैं। इंग्लिश का द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, द कुछ भी, कोई भी न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया, कोई भी बुक आपने पढ़ ली, उस बुक में से या उस न्यूज़पेपर में से आपने पेंसिल से उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया जो आपको बोलने में दिक्कत आती है या जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, अर्थात जिनका वर्ड आपको नहीं आता, उन वर्ड्स को आपने अंडरलाइन कर लिया और एक डिक्शनरी ये नोटबुक आपने अपनी अलग से लगाई जिसमें उन वर्ड्स को आपने लिखा और उनके उच्चारण को और उनके अर्थों को उसमें लिखा, और फिर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको जो वो वर्ड्स है वो समझने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि कई सिनोनिम्स वर्ड्स होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, उनको पर्यायवाची इत्यादि बोला जाता है। तो ऐसे वर्डों को जब आप पढ़ोगे तो आपकी वोकैबुलरी जो है, शब्दकोश जो है, ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा, आपको उस चीज के बारे में ज्ञान होता चला जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि 6th क्लास से अबव जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड कीप ए पॉकेट डिक्शनरी। उन्हें एक छोटी डिक्शनरी आनी चाहिए, ज्यादा महंगी नहीं होती, आई थिंक 30 इवन 40 रुपीज की डिक्शनरी आ जाती है। उसमें आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं जो वर्ड आपने देखा है, जो वर्ड आपने पढ़ा है। उससे क्या होगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो आप समझते हो वर्ड पढ़ोगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ेगी या जो समझ है वो आपकी विकसित होगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपने सभी ने डिक्शनरी रखनी है, हो सके जितनी हो सके इंग्लिश की बुक्स पढ़िए, उसमें जो वर्ड आते हैं, क्रिटिकल वर्ड्स आते हैं, मुश्किल आते हैं, उन वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, उनके मीनिंग्स जस्टिफाई कीजिए और उन ये मीनिंग्स को वीकली जब आप फ्री हो तो आप उनको पढ़ सकते हैं, जिसके आपकी शब्दकोश बढ़े, ठीक है। अब आपने उनको पढ़ा तो आपकी डिक्शनरी से आपकी शब्दकोश या वोकैबुलरी बढ़ गई, ठीक है। बढ़ने से क्या है? रीडिंग स्किल आपकी बढ़ेगी, क्योंकि उस शब्द का सही उच्चारण जो है वो आप बोल सकोगे,
आप उस पैसेज को पढ़ सकते हो। जब आप उस पैसेज को सही रूप में पढ़ोगे तो सही पढ़ने से जो आपका इंटरेस्ट है, ध्यान है, वो उसमें क्रिएट होगा, क्योंकि हमारा जो ध्यान है उसी चीज में क्रिएट होता है जो हमें समझ में आती है। तो जब आपके वर्ड क्लियर होते चले जाएंगे तो पैसेज ऑटोमेटिक आपको क्या होता चला जाएगा, अंडरस्टैंड होता चला जाएगा। तो सबसे पहले तो आपकी स्किल बढ़ी कौन सी, पैसेज को पढ़ने की। दूसरी आपकी स्किल बढ़ी उस पैसेज को अंडरस्टैंड करने की। जब आपने पैसेज को अंडरस्टैंड कर लिया तो आपकी राइटिंग स्किल जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। देखिए राइटिंग स्किल में क्या होता है कि मेन चीज हमें कॉन्सेप्चुअल एक चीज अगर पता है कि क्या लिखना है तो लिखने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। वो चीज हमें पता चल जाएगी किससे, हमारी अंडरस्टैंडिंग स्किल होने से। तो इस चीज से आपके जो तीन चीजें विकसित होनी चाहिए पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए, पहले रीडिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग और फिर राइटिंग स्किल। अब बात करते हैं पैसेजेस की। तो पैसेजेस आपको दो रूप में मिलते हैं, एक तो सीन, एक अनसीन। ये 9th और 10th और +2 वाले विशेष तौर पे सुने कि जो छोटी क्लासेस के बच्चे 6 से अबव, कि बेटा पैसेज आपके दो रूप में मिलते हैं। एक तो सीन पैसेजेस होता है। सीन पैसेज मतलब, सीन का मतलब क्या होता है, जो आपने देखा है, मींस जो किताब में आपने पढ़ा है, जो आपने चैप्टर्स में पढ़ा है या जो आपने पोएम्स में पढ़ा है। तो पोएम्स में से कोई स्टैंजा या कोई चैप्टर में से कोई पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आपको ये पैराग्राफ में से या तो आंसर छांटने हैं, या किसी पैराग्राफ को आपको मान लो 700 750 शब्दों में दे दिया और बोल दिया कि यू हैव टू समराइज इट, आपको छोटा करके 250 से 300 शब्दों के बीच में लिखना है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उस पैसेज में क्या बताया गया है, किस टेंस में हमें पैसेज दिया गया है, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जो बुक में से आ रहा है वो तो हो गया आपका सीन पैसेजेस, और जो बाहर से आते हैं मींस जो चैप्टर से बाहर है, जो आपके चैप्टर के अलावा जो पैसेजेस हैं वो कहलाते हैं अनसीन। लेकिन सीन और अनसीन से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर ये तीनों क्वालिटी विकसित है तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जो हायर सेक्शन के हैं, बड़े बच्चे हैं 1-2 के, उनको नोट्स मेकिंग आ सकता है कि भाई जो पैसेज है आपके उसमें महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं आपको वो लिखने हैं, और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीजें बताई गई है उनके बारे में आपको लिखना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप पैसेजेस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो पैसेज को पढ़िए, फिर आपको ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग होगा, और जो आपको पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं आप उन्हें आसानी से लिख सकते हैं। देखिए एक चीज और है कि पैसेज का जरूरी नहीं है कि जो पैसेज में क्वेश्चन है जो आंसर दे रखा है वही हो, नहीं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं आंसर। लेकिन जो थीम है, कॉन्सेप्ट है कि किस चीज के ऊपर वो आंसर आधारित है, क्या चीज बताई गई पैसेज में, वो कॉन्सेप्ट आपका खुद के बनाए हुए आंसर में सही होना चाहिए, सही टेंस में हो और सही समय पे हो। ठीक है, तो आप इस तरह से अनसीन पैसेजेस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आज जो हम इस पीरियड में मैं आपके जैसे आज हमने पैसेजेस का डिक्लेयर किया, वैसे ही आगे के जो टॉपिक 10th क्लास के निकलेंगे उनमें और अन्य ग्रामर सेक्शन के या राइटिंग सेक्शन के दोनों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज हम जो मेन कॉन्सेप्ट था, एक तो पैसेज का था और दूसरा जो ग्रामर सेक्शन हम 10th क्लास की सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें एक अहम टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम क्लास है। क्या नाम है? क्लास। तो आपके लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्लास किस चिड़िया का नाम है, क्लास क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए क्लास होता क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has subject, which has subject and predicate that forms a part of a sentence called class, called class।
देखिए सबसे पहले तो डरने की चीज नहीं है। क्लास क्या होता है, आप सोचो व्हाट मीन क्लास, क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है क्लास, कुछ नहीं। क्लास क्या है? क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह है, विच हैज सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड इट्स ओन फॉर्म्स ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस कॉल्ड क्लास। ठीक है, देखिए जैसे हिंदी में बात करें तो क्लास का मीनिंग क्या होता है? जैसे आपको बोल दिया जाए मैं स्कूल नहीं आ सकता, मैं स्कूल नहीं आ सकता, मैं स्कूल नहीं आ सकता। मैं बीमार हुई, मैं बीमार। अब हम इनको देखें तो ये सेंटेंस नहीं है, बल्कि क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह है, जिसके अंदर क्या है? सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। मैं और स्कूल आ गया आपका। ठीक है, अब इनमें प्रॉब्लम क्या है कि आप इनको मिला के एक सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं, एक वाक्य बना सकते हैं जिसमें कंजंक्शन या लिंकर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके सामने बना कि मैं स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। भाई मैं स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि मैं क्या हूं? बीमार हूं। ठीक है, मैं स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। तो इसमें आपने देखा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये तो हो गए क्लास। ऑन इट्स पार्ट्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो वाक्य का एक हिस्सा होते हैं, और इन दोनों क्लास को जोड़ने से आपके सामने एक सेंटेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, एक वाक्य बन जाता है। तो इन शॉर्ट आप बता सकते हो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स ऑफ इट्स फॉर्म इज पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड क्लॉज। मानो शब्दों का एक समूह जिसमें कर्ता क्रिया कर्म मिले और एक ऐसा हिस्सा और जो मिलके एक वाक्य का निर्माण करते हो, उनको क्लास बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी डेफिनेशन किसकी? क्लास की। इस डेफिनेशन से आगे बढ़ते हुए देखिए, जैसे हम बात करें दो क्लास होते हैं आपके, दो क्लास होते हैं। सबसे पहला जो है, एक होता है प्रिंसिपल क्लास। कौन सा? प्रिंसिपल क्लास। और दूसरा सबऑर्डिनेटेड क्लास। सब ऑर्डिनेटेड क्लास। ये आपके दो चीजें क्लियर हुई। एक तो क्लास क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स एंड इट्स फॉर्म्स टू मेक ए सेंटेंस, क्लास कहलाते हैं। अब इन क्लास का दो हिस्से होते हैं, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास क्या होता है? जो वाक्य का क्लास में प्रमुख होता है, जिसके कारण वाक्य बनना नामुमकिन है। जैसे क्लास जब मिलेंगे आपको तो दो चीजें होंगी। देखिए क्लास की जब हमने बात की, मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैं स्कूल नहीं आ सकता, मैं स्कूल नहीं आ सकता। ठीक है, एक क्लास हो गया। दूसरा है मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तो इसमें जब हम बात करें तो आप एक चीज देखिए कि मैं स्कूल नहीं आ सकता, मैं बीमार हूं। इसमें मेन चीज क्या है? स्कूल नहीं आ सकता। स्कूल नहीं आने के बहुत से कारण हो सकते हैं। ठीक है, स्कूल आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन क्लास क्या हुआ जो आपको ये प्रदर्शित कर रहा है कि इस बंदे का एक्चुअल रीजन क्या है स्कूल में आने का। तो आपने जस्टिफाई किया। सबसे पहले तो इसमें कंजंक्शन जोड़ा, कैसे? मैं स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। तो ये तो हो गया आपका कंजंक्शन जिसके कारण ये वाक्य बन रहा है। मैं बीमार हूं, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया क्योंकि ये आपके नए आने का प्रमुख रीजन है, प्रमुख कारण कहलाता है। ठीक है, और ये मैं स्कूल नहीं आ सकता, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो इस सेंटेंस क्लॉज को वाक्य तक पहुंचने में मदद कर रहा है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि क्लॉज के दो प्रकार होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, जैसे इसमें और डीपली हम एग्जांपल देखें सबऑर्डिनेट क्लॉज के और प्रिंसिपल क्लॉज के। तो जैसे आई डोंट नो,
आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स। अब सीधी सी बात है, इस वाक्य में भी दो चीजें हैं। एक तो क्या है, मैं नहीं जानता, वेयर ही लिव्स। तो मैं नहीं जानता, न जानने की तो और भी बहुत सी चीजें होती है, लेकिन मेन चीज क्या है कि क्या नहीं जानता, किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, किस चीज के बारे में बता रहा है। मेन पार्ट तो आपका वो हुआ, ठीक है। तो आई डोंट नो मीन्स दैट इज द फर्स्ट पार्ट, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज। और वेयर ही लिव्स ये आपका सबऑर्डिनेटेड या सहायक क्लॉज हो जाता है, सबऑर्डिनेटेड क्लॉज हो जाता है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि जो क्लॉज है उनके दो प्रकार होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेटेड क्लॉज, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और है आपकी कि फ्रेज और क्लॉज मींस फ्रेज और क्लॉज में अंतर क्या है। देखिए, दोनों ही फ्रेज और क्लॉज एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे एक बाइक है, एक मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल में कितने टायर होते हैं, दो होते हैं। अब टायर तो दो हैं, लेकिन उन दो टायरों में से एक टायर महत्वपूर्ण है, कौन सा, पीछे वाला, क्योंकि जिसके ऊपर इंजन का पूरा लोड होता है, पूरा भार होता है, वो बारीकी अंदर है। वही बारीकी अंदर है किसमें, फ्रेज में और क्लॉज के अंदर। वो अंदर क्या है, फ्रेज की सबसे पहले हम बात करें तो फ्रेज की बात करें, क्या है फ्रेज का अंतर है। फ्रेज इज also a group of words but it does not have subject और predicate। ये आपके लिए जानना जरूरी है। अभी देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं क्लास, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं प्रेडिकेट, ये फ्रेज। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है। फ्रेज मींस जैसे बोल दिया गया आपको, दांतों तले चने चबाना। अगर किसी बंदे को आप बोल रहे हो दांतों तले चने चबाना, तो उसके दिमाग में एक चीज ही आ रही है कि कोई व्यक्ति खा रहा है, क्या खाने की वस्तु, क्या खा रहा है, चने। लेकिन अगर आप इसको, जैसे आपको मैंने बोला दांतों तले चने चबाना, दांतों तले चने चबाना, आपको नहीं पता किसके दांत है, कौन चबा रहा है चने, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है, जिनको मुहावरे बोला जाता है। एक्चुअल मीनिंग कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर ये कह देता कि चोर ने पुलिस को दांतों तले चने चबा दी। अब आप अगर इस सेंटेंस को पढ़ रहे हो कैसे कि आपने फ्रेज के द्वारा वाक्य बनाने की कोशिश की है कि चोर ने पुलिस को दांतों तले चने चबा दिए, मींस चोर ने पुलिस को, अब चोर ने ये थोड़ी ना कहा कि मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह में चने दे रहा हूं मैं और इसको चबाओ, नहीं। बल्कि यहां से क्या मतलब हुआ कि चोर ने पुलिस को इतना परेशान किया, इतना तंग किया कि वो परेशान हो गए। तो दांतों तले चने चबाने का अर्थ आपके सामने क्लियर हो जाता है, क्या, परेशान करना। पहली चीज तो ये परेशान करना। अब ये आपका फ्रेज था, तो इसमें ये क्लियर नहीं होता कि सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं होता। लेकिन हाँ, आप फ्रेज का प्रयोग करके एक पूर्ण वाक्य के रूप में परिवर्तित कर सकते हो, वो सेपरेट मैटर है। लेकिन क्लास में एक डिफरेंस होता है कि क्लास के अंदर आपको सब्जेक्ट मिलेगा और प्रेडिकेट मिलेगा। क्लास के अंदर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलता है, किंतु फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट
या प्रेडिकेट नहीं होता है। तो जो फ्रेज होगा उसके अंदर आपको सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट नहीं मिलेगा, और जो क्लॉज होगा उसके अंदर आपको सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट मिल सकता है। तो और कंजंक्शंस आपको मैंने बता दिए कि जो कंजंक्शंस होते हैं या लिंकर्स होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य को जोड़ने में हमारी सहायता करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज और बची है, लगते हाथ उसको और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका क्लास का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वो क्या है कि टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉज की जब हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉज जो हम बात कर रहे हैं अभी, जो क्लास है जिसमें रिलेटिव क्लॉज का मैंने बता दिया आपको, सब कोऑर्डिनेट और ये प्रिंसिपल क्लॉज वगैरह। तो रिलेटिव क्लॉज में जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, सबसे पहले तो कुछ शब्द होते हैं जैसे हु का मीनिंग क्या होता है भाई, जो या जिसने, ठीक है, हु का मीनिंग क्या हुआ, जो या जिसने। इसके बाद whom का मतलब जिसको, whom का मतलब जिसको, whose का मतलब जिसका, whose का मतलब जिसका, और which का मतलब जो, that का मतलब जो होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि ये जो हमारे whose तक है, ये whose तक जो है ये प्रदर्शित करते हैं किसको, व्यक्तियों को, व्यक्तियों को ले होता है टू रेफर पर्सन्स, रेफर पर्सन्स मींस व्यक्तियों को बताने के लिए, व्यक्तियों को बताने के लिए, ठीक है। और इसमें ये जो होता है ये होता है किसके लिए, स्थान, टू रेफर प्लेस, टू रेफर प्लेस मींस स्थान को बताने के लिए, स्थान को बताने के लिए इन प्रयोग किया जाता, ठीक है। इसके अलावा द प्लेस ऑब्जेक्ट के रूप में आपको मालूम है, द प्लेस ऑब्जेक्ट के रूप में हम दिखाते हैं किसको, वेयर, जहां, वेयर को या जहां को, ठीक है। टाइम के रूप में, ये तो हो गया आपका प्लेस, टाइम के रूप, टाइम के ऑब्जेक्ट के रूप में किसको शो किया जाता है, व्हेन, और रीजन के लिए व्हाई, रीजन के ऑब्जेक्ट के रूप में किसको शो करते हैं, व्हाई को प्रदर्शित किया जाता है। और इस तरह से आप बता सकते हो कि जो हमारे क्लॉज हैं वो दो रूप में होते हैं, एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, और दूसरा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए लास्ट है ये चीज आपकी। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज तो क्या हुआ, वो क्लॉज जो हमें किसी चीज के बारे में प्रदर्शित कर रहा है, किसी चीज के बारे में बता रहा है, वो तो आ गया डिफाइनिंग क्लॉज के बारे में। और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या हुआ, जिसमें आपको अस्पष्ट चीज प्रदर्शित हो, स्पष्ट रूप में न मिला चले। जैसे द बॉय, सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं डिफाइनिंग क्लॉज का, क्या, द बॉय हु, the boy who won the prize is my son,
अच्छा, सेकंड नॉन डिफाइनिंग का देखिए, रेनूज ब्रदर हु lives in Delhi is arriving today। तो ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग के दो आपके प्रकार होते हैं क्लास के। डिफाइनिंग क्लास तो वो है जिसमें आपको स्पष्ट रूप में पता चल रहा है कि किसके बारे में हमें बताया गया है। जैसे पहले वाला एग्जांपल देखिए, द बॉय हु वॉन द प्राइज इज माय सन। सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति बोल रहा है कि वो मेरा पुत्र है। कौन? स्पष्ट हो रहा है आपको कौन पुत्र है भाई, जिसने इनाम को जीता है, स्पष्ट हो रहा है। लेकिन सेकंड वाले एग्जांपल में हम बात करें तो नॉन डिफाइनिंग है। क्यों? रेनूज ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज अराइविंग टुडे। भाई रेनू का जो भाई है वो दिल्ली से आज आ रहा है। आपको स्पष्ट नहीं है। क्यों? रेनू का भाई कौन, क्या उम्र है, क्या नाम है, आपको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि रिलेटिव क्लास के दो प्रकार होते हैं, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। तो ये आपका टॉपिक था क्लास का। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा 10th क्लास का। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।